हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी एंड 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक सीमित थी ने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए थे। दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए थे इन्होंने। और 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश राज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष अपने हाथों में ले लिया। ब्रिटिश ने अपने हाथों में ले लिया 1858 में। यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। 1946 में एक संविधान सभा का गठन हुआ और 26 जनवरी 1950 फाइनली अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अस्तित्व में आ गया। एंड कंपनी रूल 1773 और 1858 तक चला। लगभग देखा जाए तो 1885 ईयर्स ओल्ड तक ये कंपनी रूल चला। फिर किंग्स रूल आया। किंग्स रूल 1858 से 1947 तक चला। ये 89 ईयर्स तक ये चला था। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का जनरल पद नाम दे दिया गया था। पहले गवर्नर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, मतलब कि इसको गवर्नर का जो पद था बंगाल में दे दिया गया था जनरल का। एंड बम्बई और मद्रास गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग अलग थे। वो सब इकट्ठा हो गए, पहले अलग अलग थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने प्रतिबंध कर दिया। मतलब कि कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने के लिए भारतीयों से उपहार में रिश्वत लेने के लिए इतना प्रतिबंध कर दिया कि हाँ, रिश्वत लेनी ही पड़ेगी। एंड भारतीयों पे की टैक्स वगैरह लगा दिया करते थे। किसी भी वस्तु पे टैक्स यहाँ पे व्यापार करते थे। यहाँ पे व्यापार करने के बाद जो वस्तु यहाँ पे बनती थी वो वस्तु कच्चे माल के रूप में ले जाके अपनी इंग्लैंड में जाके उसको बेचते थे। इंडिया में पर ज़्यादा मतलब कि कॉस्टली बेचा करते थे और टैक्स लगाते थे। और इनको मजदूरों को भी कम वेजेस पे वर्क किया करना पड़ता था। किसानों को इतना बेरहमी से पीटा जाता था। उनको लगान देने के लिए बहुत कठोर प्रक्रियाएं उनके खिलाफ करनी होती थी। इनकी इस तरह का था, अगर कोई कर नहीं देता था तो उनको उनके अधीन काम करना पड़ता था। एंड इसमें जो फिर लास्ट में हुआ, ये उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य करने के दौरान की गई कार्रवाइयों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया था। जितने भी कलकत्ता के निवासी हैं तो इनको सबको इसके अंतर्गत अधिकार क्षेत्र में डिवाइड कर दिया गया था। हिजाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के वाद या मामले तय करें। मतलब कि हिजाब और हिंदू व मुसलमानों के पहनावे से इनके वाद विवाद को मामलों में तय करें, ये इसमें बताया गया। एंड इस कानून द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में। कि उस टाइम पे गवर्नर जनरल इन काउंसिल हुआ करता था कोर्ट के रूप में। वहाँ पे इनकी जो भी दलीलें हैं वहाँ पे दायर हो, ना कि सुप्रीम कोर्ट में। एंड थैंक यू एवरीवन। आज मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया। नेक्स्ट पार्ट में मैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट डिस्कस करूँगा। एंड थैंक यू एवरीवन।